अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। तो पलकों में भर के आंसू तू चली आती है। ऑफ कोर्स ये यहां नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे भैया। पिंपल्स एक बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल मेरे से बोला भी नहीं जाता है। पिंपल्स एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। मतलब कि जैसे ये आपकी स्किन है, सपोज ये आपकी स्किन की लेयर है और ये आपका पोर है। आई नो पोर्स इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कुछ है नहीं। तो सपोज ये आपका पोर है, ये पोर का जो साइज है ना, ये कभी भी श्रिंक या बड़ा नहीं होता, ये एक जैसा ही रहता है। ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल आप नजर आ रही है ना आपको ये चीज, ये इसका जो डायमीटर है कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। ये आपका पोर है, ये ऊपर स्किन की लेयर है। ठीक है, अब पोर्स में से क्या निकलता है? आपके ऑयल, सीबम, एक्सेस, स्वेट, डर्ट, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स, ये सब चीजें इसके अंदर पड़ी होती हैं। और एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर की सतह है उसके ऊपर से सारी चीजें गंदगी निकलेगी। अब आपका काम क्या होता है? आपको वो गंदगी निकालनी होती है। कई हालातों में ऐसा होता है कि जो ऑयल है वो जब निकलता है तो स्किन के ऊपर यहाँ पे जमा हो जाता है और डेड स्किन भी साथ में एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि आप स्क्रबिंग नहीं करते हो, अच्छे से अपना फेस क्लीन नहीं करते हो, कुछ भी कारण हो सकता है। उससे क्या होता है कि जब वो ऑयल बाहर यहाँ सतह पे पहुंचता है, यहाँ पे बड़ी ना ऐसे थिक सी गंदी सी लेयर बन जाती है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि डल स्किन है और उसके ऊपर एक्ने आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जो अंदर से ऑयल तो निकली जाएगा अपने टाइम पे। ठीक है, आपने कल खाना खाया, परसों खाना, जो भी खाया, वो सारी चीजों का फिर बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल निकलेगा, स्किन की सतह पे और इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर से वो बाहर आप क्लीन कर नहीं रहे हो। क्या होगा, वो स्किन ना उसको लगेगा कि ये मेरा नेचुरल चीज है तो मैं इसको बचा के रखूं, तो वो यहाँ पे एक लेयर सी बन जाएगी। तो आपकी स्किन की लेयर ऐसी हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से उठी हुई। तो वो आपको व्हाइट बम्प्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल, जो स्मॉल एक्ने होते हैं, वो सारे ऐसे लगेंगे जैसे ये देखो ऐसे पिंपल की शेप में आ जाएगा। फिर आप कहोगे भैया मेरे चेहरे के ऊपर पिंपल आ गए। तो पिंपल ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं कई केसेस में। ये तो होगा नॉर्मल केस, जो नॉर्मल स्किन के ऊपर कभी कभी एक्ने आता है वो इस वजह से आता है। और भी बहुत सारे कारण, लेकिन आपको मैं मेन कारण बता रही हूँ। सेकंड कारण है ये जो आपका पोर है, पोर बदतमीज हो चुका है। बदतमीज कैसे हुआ है? आपकी बॉडी के अंदर गर्म तसीर है, या आपने कोई ऐसी चीजें खाई है, ऑयली फूड्स खाए हैं, या आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ज्यादा ही चल रहा है, या फिर अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एंड्रोजेनिक हार्मोन ज्यादा होने की वजह से ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी स्किन के जो सेबेशियस ग्लैंड्स है उनके अंदर ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आप एक्सफोलिएशन तो कर रहे हो। ठीक है, ये देखो आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा निकली जा रही है। मतलब जिनको हम ऑयली स्किन वाले लोग बोल देते हैं, वो ऑयल आ ही जा रहा है, वो निकली जा रहा है बाहर। आप क्लीन कर रहे हो, वो फिर भी मतलब ऑयल बाहर आ ही जा रहा है। ऐसे केसेस में हमें इंटरनली भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि आपके इंटरनली कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से हम ऑयल को कंट्रोल को कम कर सके। ठंडी चीजें खाओ, आप नेचुरल वे में वो चीजें ले सकते हो जिनकी ठंडी तसीर है, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो। गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हो कि मेरे अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार मेरी स्किन के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। और मोस्टली ये पीसीओडी में या फिर थायराइड इश्यूज में देखा जाता है। इस केस में क्या होता है, थर्ड केस में, कि आपके पोर्स भी ठीक है, आपकी स्किन भी ठीक है, आप एक्सफोलिएट भी कर रहे हो, आपको ऑयल भी ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन एक और चीज होती है जो बदतमीज होती है, अगर आपके ब्लड में किसी ना किसी रीजन की वजह से इन्फेक्शन आ जाए, या ऊपर से गंदे हाथ टच करने से, या फिर एक छोटा सा पिंपल आया, आपने उसको छील दिया। आप देखो ये पोर है, ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर पिंपल था, आपने उसको इसे छील दिया, आपने निकाल दिया ऐसे करके व्हाइट हेड। आपके हाथ भगवान जाने कहां कहां लगे होंगे, दरवाजे पे लगे होंगे, आपने अपने डॉगी को टच किया होगा, आपने रिमोट को टच किया जो आपने 10 सालों से साफ नहीं किया ना रिमोट, आपने उसको टच किया, आपने अपने फोन की स्क्रीन यहां टच की है। कितनी चीजें होती हैं, हम दिन में कितना खाना पीना, सिंक के पास जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, हर चीज। अगर आपके नेल्स के अंदर वो चीज थोड़ी सी भी डर्ट, एक्सेस, कुछ भी ऐसी गंदगी जमी होगी है, बैक्टीरिया तो डेफिनेटली होता ही होता है, वो यहाँ पे टच हो जाता है। तो एक तो ऑलरेडी स्किन के ऊपर नेचुरल बैक्टीरिया बैठता है, आप ऊपर से और गंदा वाला बैक्टीरिया छोड़ देते हो, वो उसके अंदर चला जाता है, पोर के अंदर जाके अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, यहाँ पे जो मेन काम करने वाली चीज है जिससे ऑयल निकलता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिस्टिक एक्ने, जो मोटे मोटे नोड्यूलर एक्ने नहीं आ जाते हैं ऐसे पथरीले से, आप हाथ लगाते हो ऐसा लगता है पत्थर ही फंसा हुआ स्किन के अंदर, वो वाला एक्ने आता है जब आपके ऊपर से इन्फेक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कुछ लोग जैसे टी ट्री, हल्दी, नीम लगाते हैं, वो सिर्फ उन केसेस में काम करती है जिनके जो सेबेशियस ग्लैंड्स है उसके अंदर इन्फेक्शन जा चुकी है, बैक्टीरिया जा चुका है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया। ऐसे ही फंगल एक्ने काम करता है, वो फंगल इन्फेक्शन होती है जिसके अंदर आप पोक करते हो तो ज्यादा कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं, क्योंकि वो भी आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर को इन्फेक्ट
कर दिया होता है फंगस ने। तो ये एक इन्फेक्टिव एक्ने हो गया, एक हार्मोनल एक्ने हो गया, एक जो नॉर्मल हम सबको ये थोड़े बहुत जो निकलते आते हैं कि हम ऊपर से क्लीनिंग नहीं अच्छे से करते, इसकी वजह से। मेरा जो फंडा है एक्ने को ठीक करने का, मैं 3-4 एस्पेक्ट्स लेके चलती हूँ। मैं एंटीबायोटिक्स नहीं खिलाती हूँ ज्यादा। इसका कारण ये है कि अभी जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स हम लोग आपको देते हैं ना खाने के लिए, उनके लिए बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो गई है। इसका रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब है जो एंटीबायोटिक है ना, वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया को जाके मारती है। अब क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है ना, वो बहुत भेस बदल के आ रहे हैं, कोई और शक्ल बना के या फिर कोई और पैटर्न, कोई और कपड़े पहन के ऐसे बहरूपिया से बन के आ रहे हैं। तो अब जो हमारी बॉडी के अंदर हम एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, वो उसको पहचान नहीं पाती है और इन्फेक्शन होती रहती है। समझ रहे हो? तो अभी तक ऐसी एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है जो इन चीजों को अच्छे से निकाल सके, और रेजिस्टेंस हम लोगों में पैदा हो रही है। सबसे ज्यादा कॉमन जो रेजिस्टेंस जिसके लिए हमें पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्लोबली एक टेंशन है, एमॉक्सिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक, जो ऑगमेंटिन आपने बहुत नॉर्मली आपको पता होगा, उससे हम लोगों को रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा बहुत सोर थ्रोट, ये गला दुखना और ये वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप ऑगमेंटिन खाते हो, आपको आदत है खाने की, तो भैया आप छोड़ दो। आने वाले टाइम में कभी फ्यूचर में सीरियस कोई प्रॉब्लम हुई, सीरियस इन्फेक्शन हुई, तो इसके अलावा एंटीबायोटिक ऑप्शंस अब रह नहीं गए। बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होगी तो उसको क्लियर करना बाद में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप अभी से एंटीबायोटिक्स यूजेज कम करके थोड़ी नेचुरल एंटीबायोटिक इफेक्ट्स वाली चीजों में आ जाए। इसलिए मैं हर किसी को तुलसी ड्रॉप्स और हल्दी वाटर और ये आयोडीन जो नमक के गार्गल्स हैं, या आयोडीन जो बीटाडिन गार्गल होते हैं, वो करने को रेकमेंड करती होती हूँ। और मैंने खुद भी यही करके, मेरे को भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती थी पहले, और मैंने बहुत ऑगमेंटिन खाई थी। फिर जब मेडिकल कॉलेज में इस चीज के बारे में पढ़ा, हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे वहां पे सर्स वगैरह सबने समझाया कि ये चीजें सही नहीं है। कल को डॉक्टर बनके तुम अपना भी सत्यानाश करोगे और लोगों का भी करोगे, क्योंकि और कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल ही नहीं है। एमॉक्सिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए अब वैंकोमाइसिन है जो काम करती है। अब वैंकोमाइसिन से अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस हो जाए तो भैया फिर हम कहाँ जाएंगे? सोच के देखो। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स के साथ खेलना नहीं चाहिए बिना बात पे। जरूरत है तो तुम खाओ, क्योंकि अपने डॉक्टर से बिना पूछे कभी भी नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि भैया मैं तो वो डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो एंटीबायोटिक दे ही ना। अभी तक मैंने टोटल अपनी प्रैक्टिस में मैंने इतने डर्मा प्लानिंग्स की है पिंपल वाले लोगों के, मेरे को अभी तक सिर्फ एक पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी पड़ी। वो भी क्यों? क्योंकि उसका पिंपल ठीक नहीं हो रहे थे। वो भी क्यों नहीं ठीक हो रहे थे? क्योंकि भैया उसको पीसीओडी था और हमें पता नहीं लग रहा था कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और मजबूरी में उसको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देने पड़े। ये मैं बहुत प्राउडली, मैं बहुत अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ इस बात पे कि भैया मैं एंटीबायोटिक से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं स्टेरॉइड से कर रही हूँ, ऐसे एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो एक ऐसा वेपन है जो हमें हेल्प करता है अपने बॉडी के इन्फेक्शंस के साथ लड़ने में। लेकिन अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज वेरी बैड। जब तक आप अपने गले की प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन, थोड़े बहुत पिंपल्स को ऐसे ठीक कर सकते हो नेचुरल चीजों से, तो आपको कर लेनी चाहिए। बिना बात के एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये मेरी सोच है और ये सोच लेके मैं आगे चल रही हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोई भी बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर पिंपल आ रहे हैं तो इट्स ओके, लेट देम कम। वो उनकी जगह है, वो यहां नहीं आएंगे तो भैया क्या बालों के ऊपर छोटे छोटे पिंपल उगेंगे? मतलब थोड़ा समझो इस बात को। एंड लेट देम कम एंड लेट देम हैव देयर स्टे। उनको, अतिथि को आने तो उसकी जगह है, ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी ली हुई है रेंट पे, रह के वो चले जाएंगे। लेट इट बी एन एयरबीएनबी सिचुएशन। आफ्टर दैट उसको छीलना और फिर उसके दाग पड़ जाने, फिर वो गलत बात है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि उनके दाग, उनकी छाप पीछे छूट जाए। उसी के लिए फिर हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं ताकि उससे एक्सफोलिएशन हो। याद रखो, जो ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ये केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स है ना, जो पिक्सीग्लूटोनिक हम बोलते हैं, या जो डिस्प्रिन लगाने को मैं कई बार बोलती हूँ, इमरजेंसी में आप डिस्प्रिन लगा सकते हो, वो केमिकल बेस्ड चीजें हैं जो ऊपर से एक्सफोलिएशन करती हैं, जो स्क्रबिंग वाला काम थोड़ी जल्दी जल्दी करती हैं। दोबारा सुनो, जो स्क्रबिंग करती है ना गंदगी निकालने का, वही ये काम डिस्प्रिन और ये अपनी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये चीजें करती हैं। समझो। नेक्स्ट चीज जो है, आपके अंदर की वाली प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक जरूरी होते हैं। अगर आपके सिस्टिक एक्ने, नोडुलर एक्ने है, जिस केस में मैं एंटीबायोटिक्स नहीं देती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि आप नेचुरल डाइट पे आ जाओ, डिटॉक्स करो अपनी बॉडी का, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो, वाटर इनटेक बढ़ा दो, एंटीबायोटिक ना लेना पड़े, इसलिए तुलसी ड्रॉप्स ले सकते हो। इसलिए आप कोई भी नेचुरल, आप नीम की जो नीम वट्टी होती है, आई थिंक आयुर्वेदिक वाले लोगों को पता होगा, हम तो एलोपैथी वाले हैं भाई, तो अगर आपको पता है कोई ऐसी चीज है जो नेचुरल एंटीबायोटिक इफेक्ट देती है, आप वो इनटेक करना स्टार्ट कर दो और लेट द पिंपल स्टे फॉर सम टाइम एंड लेट इट गो। क्योंकि वो पिंपल का मतलब ही एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी बॉडी के सेल्स उस पिंपल के साथ फाइट कर रहे हैं। वो एक बैक्टीरिया आया था, ठीक है, और उसके साथ फाइट कर रहे हैं आपकी बॉडी, जिसकी वजह से पिंपल बनता है और पस आती है। तो इसलिए
पस और पिंपल से मत डरा करो सिर्फ अपनी उंगलियों से, क्योंकि ये वहां पे जाके और ज्यादा गंदगी फैलाती हैं और पिंपल के स्कार्स और डीप एक्ने पे ये सब पड़ते हैं। तो अगर अभी तुम टीनेजर हो, तुम्हारे नए नए जवानी वाले पिंपल्स फूट रहे हैं, तो भैया प्लीज उनको टच मत करो। सच्ची में मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें से मैं एक्ने स्कार्स वाले जो पेशेंट्स हैं सबसे मुश्किल मेरे को वो लगते हैं ट्रीट करने, क्योंकि वो जो खड्डे होते हैं ना स्कार्स, जो वो वाले खड्डे नहीं, ब्लैक ब्लैक वाले नहीं, जो खड्डे, जो पिट्स जिसको आप बोलते हो, उनको ठीक करना सबसे डिफिकल्ट होता है। इवन विद डर्मा प्लानिंग बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स ठीक तो हो जाते हैं पर बहुत टाइम लगता है। इसलिए प्लीज आप मत टच करो, मत अपनी प्रॉब्लम और डॉक्टर्स की प्रॉब्लम बढ़ाओ, क्योंकि बाद में फिर कभी डर्मा रोलर लेके लगे हो, कभी मेरे पास डर्मा प्लानिंग करवाने आ रहे हो, कभी पीलिंग्स करवा रहे हो, ठीक वो फिर नहीं होते हैं। तो पहले ही भैया अपने बच्चों को भी अब सिखा दो कि भाई कभी भी पिंपल को पिक नहीं करना है, उसको नहीं निकालना है, अपने आप को कंट्रोल करो। नहीं आता ना तो प्लीज, अगर कोई दादी मम्मी सास कोई सुन रही है ना मेरी बात, अपने बच्चे के ना उंगलियों पे लाल मिर्ची लगा दो, जब हाथ जाएगा खुद चुभेगा, अपने आप हाथ हटा लेंगे। कंट्रोल, अपनी अर्ज को कंट्रोल करो, पिंपल्स को मत टच किया करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंडली, अपने फोन की स्क्रीन को हमेशा क्लीन करके रखा करो। जैसे अब मैं फोन 24 घंटे कई लोगों को आदत होती है, अब तो चलो ईयरफोन्स आ गए हैं, पर अगर फोन आप लगाते हो तो आपका फोन की स्क्रीन टच होती है, तो आप अगर जब टाइम लगे तो सैनिटाइजर से इस एरिया को क्लीन करके रखा करो। क्या आपको पता था कि आपके घर के अंदर सबसे ज्यादा गंदी जगह कौन सी होती है? मुझे पता आप सोचोगे कि टॉयलेट या फिर है ना वो कोई भी ऐसी जगह, टॉयलेट वाली जगह या गार्डन, है ना? नहीं, घर में सबसे ज्यादा जहां पे बैक्टीरिया होते हैं वो जगह होती है हमारा किचन का सिंक। सबसे ज्यादा वहां पे हमारे, क्योंकि रोज का रोज खाने का जो पुराना सामान पड़ा है उसके ऊपर फंगस बैक्टीरिया सब जमता रहता है। कई बार अच्छे से हम सिंक को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो वहीं पे कुछ भी टच होना तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो प्लीज लेडीज इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। इतने क्वेश्चन आते हैं ना पिंपल के ऊपर कि मैम हमारे पिंपल्स है, हम क्या करें, हम ठीक नहीं हो रहे, क्या करें, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। ये वाली सिचुएशन हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब धीरे धीरे डिटेल में समझाएं, क्योंकि जो तो मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं वो अच्छी तरह मेरी हर वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। सो इफ यू वांट टू सी अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, कमेंट करके बताना कि कौन से एक्ने को कैसे ठीक करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी डिटेल वाली वीडियो और देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं ऐसी वीडियोज और बनाऊंगी, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई विल कीप डूइंग द बेस्ट आई कैन, क्योंकि जो आप लोग देखना चाहते हो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। जो नॉलेज आपको चाहिए और जो आप लोगों के क्वेश्चंस है, उस चीज के बीच में मैं एक पिलर सा बन के खड़ी हुई हूँ, पोर बन के खड़ी हुई हूँ। सो क्या आपको ये पोर अच्छा लगा? इसको आप श्रिंक तो नहीं करना चाहते, श्रिंक तो ये पोर होने भी नहीं वाला, ओवर एनलार्ज्ड पोर है ये। तो एनीवेज बहुत ज्यादा आज बकबक होगी, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।